हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 4 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों यहां पे इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों करंट अफेयर्स में बेसिकली बात करोगे तो इतना ज़ोरदार करंट अफेयर नहीं है, पर हाँ दोस्तों एक दो एक्सप्लेन सेक्शंस में न्यूज़ हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने क्या कोशिश की है कि अब मैंने थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन को चेंज करने की कोशिश की है, तो प्रेजेंटेशन के चेंज में मैंने थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लेने की कोशिश की है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो जो मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन बनाया था वो अल्जाइमर डिसीज़ के ऊपर बनाया था, साइंस एंड टेक की रिगार्डिंग में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो उसको दोस्तों देख लेना, कमेंट करना, ज़रूर बताना और मैं कितना ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आए तो ज़रूर अपना सजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। एक्सप्लेन सेक्शन की जो न्यूज़ है थोड़ा सा यहाँ दोस्तों नोबेल प्राइज़ के कंटेक्स्ट में बातें लिखी हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा पीपीटी के फॉर्म में बना के एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी करंट अफेयर्स में 2-3 करंट अफेयर है। एक करंट अफेयर थोड़ा सा एरेना उसके डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। और एक दोस्तों आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि जो बैटिंग ऐप्स वगैरह जो नहीं है एडवर्टीजमेंट वगैरह देने लगती हैं कि करंट टाइम में गवर्नमेंट ने कितना शिकंजा कसा था। केबल आईटी और रूल्स के मुताबिक, कंज्यूमर केबल आईटी रूल्स के मुताबिक नया रूल पारित किया गया था कि आप किसी भी तरीके के बैटिंग की गेम्स को जो है, बैटिंग ऐप्स वगैरह जो हैं या बैटिंग कोई भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, इनको आप एडवर्टीजमेंट पे नहीं लाओगे, जिस पे क्या है कि मनी इंसर्जेंसी वगैरह हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा दोस्तों गवर्नमेंट ने कल वार्निंग दी है, तो उसको यहाँ पे देखेंगे। और एक दो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। और एक दोस्तों थोड़ा सा एडिटोरियल है, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि करंट टाइम में आप देखोगे कि किस तरीके से पुतिन साहब ने जो है रशिया के पुतिन ने ये जो 4 रीजन जो है यूक्रेन के एनेक्स कर लिया है, इसके तहत कुछ बातें एडिटोरियल सेक्शन में, तो उसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा ना समय लेते हुए यहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज में ही आप देखो कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया अटैक्स हेलीकॉप्टर इंडक्टेड स्पेशल मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों करंट टाइम में क्या है कि इंडिया ने जो है LCF द्वारा जो है नया जो है हेलीकॉप्टर बनाया गया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए तो गर्व की बात है ही, तो इसको थोड़ा सा दोस्तों होलिस्टिक वे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बातें निकल के आ रही हैं कि करंट टाइम में क्या है कि दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ द 10th LCF फॉर अराइव द मंडे इज बीइंग अराइव्ड इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स 143 हेलीकॉप्टर्स यूनिट एट द जोधपुर एयर स्टेशन। मतलब आप करंट टाइम में देखेंगे कि 10th बैच ऑफ द LCF के मुताबिक ये कह सकते हो कि 143 इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूनिट जोधपुर पे एयर पे फायर स्टेशन पे यहाँ पे ये बैच की शुरुआत की गई। और उसके तहत आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, द LCF इज अ 5.5 टन क्लास डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। मतलब आप देखोगे कि ये LCF जो है ये एक तरीके का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। अब आप देखोगे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स द इंडक्शन मार्क्स इंडिया बिकमिंग द 7th कंट्री टू मेक द अटैक हेलीकॉप्टर। मतलब भारत इस समय 7वें स्थान पे आ चुका है कि जिसने अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स बनाया है। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी ना, तो कुछ इसी तरीके के मेथड्स को मतलब यूज़ किया गया था वॉर करने के लिए। कि हुआ क्या था कि जो कारगिल की जो पोजीशन थी ना, जब पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया में आ गए थे, तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 10:1 का रेशियो बना था ना कि हमारे 10 मरे तो उनके 1 मरे, तो उस टाइम ये इंडियन एयरफोर्स ने बहुत मदद की थी, ठीक है। तो अब वो देखिए बात की बातें हैं दोस्तों, वो कभी डिटेल में इस पर प्रेजेंटेशन बनाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा पीपीटी का सहारा लेने लगा हूँ, तो अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के भी मेथड्स को मैं यूज़ करके थोड़ा आपको जितना बेहतर कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें और हैं कि करंट टाइम में क्या है कि 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के लिए काफ़ी गर्व की बात है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे डिटेल में दिया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहो तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट काम की बात है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों LCF की रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो यहाँ पे मेन न्यूज़ की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप देखोगे द LCF हैज़ ए नैरो फ्यूजलेज बिकॉज ऑफ द टेंडम कॉकपिट्स कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द पायलट एंड अ को पायलट गनर वन बिहाइंड द अदर एंड हैज़ स्टील्थ फीचर्स, आर्मर प्रोटेक्शंस, नाइट अटैक्स कैपेबिलिटी एंड क्रैश वॉल दी लैंडिंग गियर्स फॉर द बेटर सर्वाइबिलिटी। तो वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि आप देखोगे जिस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें आप देखोगे कि एक पैसेंजर बैठता है, को पैसेंजर बैठता है। तो जो फाइटर प्लेन के लिए जैसे आपने वो देखा नहीं था जो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे पूरी जो मूवी बनी थी, तो उसमें जैसे आप कभी गेम पार्लर में जाओ तो जो जॉयस्टिक नहीं होती है जिसपे आप मतलब बाकायदे ऑपरेट करते हो उससे गियर पैनल की तरह, तो उसी तरीके से थोड़ा सा बेटर सर्विलिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एलोकेशन फंड्स की वगैरह से। आप देखोगे दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद आप देखोगे कि देयर आर द जनरली 15 LCH लिमिटेड सीरीज, और लिमिटेड सीरीज़ के बाद आप देखोगे कि कम से कम अब तक मतलब LCH की लिमिटेड सीरीज़ के बाद अब तक 15 LSP लगभग डेवलप हो चुकी है। अब थोड़ा सा दोस्तों LSP क्या है, मतलब लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्ट जो है ये डेवलप हो चुकी है, जिनका करोड़ में बजट लगभग मान के चलो, जिनकी मतलब कह सकते हो कि कॉस्ट जो पड़ेगी वो 3887 करोड़ के आसपास है। अब इस पर कह सकते हो कि जो डेवलपिंग की बात है,
अब इसमें से जो इतना इन्होंने डेवलप किया, अब डेवलप में क्या, अच्छा देखिए दोस्तों क्या डेवलप किया, एलसीएफ की यहाँ पे बात है। अब एलसीएफ में डेवलप करने के साथ साथ आप देखोगे ये जो 10 है इसमें से डेवलप करने का 10 जो होगा वो इंडियन एयरफोर्स के काम में आ सकता है, 5 इंडियन आर्मी के काम में आएगा। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है, देखिए दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बात होती है ना मैं उसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ। पहले न्यूज़पेपर को मैं खुद पढ़ता हूँ और जितना आपका कम समय बराज को बचा सकूँ और जितना आपको बेहतर बता सकूँ, जितना आपके लिए ईजिली हो उतना मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट होता है जो मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर एक क्यूरोसिटी डेवलप हो, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करना। अब धीरे धीरे अब आप लोग का सपोर्ट मिलने लगेगा तो फिर और बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने लगूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बातें लिखी हुई हैं कि इट कैन ऑल्सो कंट्यूर स्लो मूव्ड एयरक्राफ्ट, रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट एंड बी डिप्लॉयड इन द हाई एल्टीट्यूड बंकर्स, बस्टिंग ऑपरेशंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जंगल एंड अर्बन एनवायरनमेंट। तो वही वाली बात है दोस्तों, जैसे कि शुरुआती मैंने आपको कारगिल के बारे में बताया ना कि कह सकते हो कि हाई एल्टीट्यूड बंकर, मतलब जो कारगिल के टाइम में जो इंडिया के लिए टफेस्ट सिचुएशन थी ना 1999 का जो कारगिल वॉर था उसमें क्या था कि 10:1 का रेशियो था। पाकिस्तानी इतने इंडिया के बेहतर पोजीशन पे बैठ चुके थे, टारिया हिल जैसा पोजीशन इतना कठिन पोजीशन था, तोरोलिंग जैसी टॉप जो चीज़ें थी उसमें से 10:1 का रेशियो बैठ रहा था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को बंकर्स को डिप्लॉय करने के लिए कह सकते हो कि भारत के लिए बहुत ही मतलब एक कारगर हथियार है जिसके तहत हम अपनी सिक्योरिटी डिफेंस के लिए बहुत एक मजबूत लोहा बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है अकॉर्डिंग टू HAL देयर इज ए प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ द 160 LCS, 65 फॉर द 160 LCS में 65 फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड 95 फॉर द आर्मी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों 1-2 दिन में अगर इस पर और रिगार्डिंग में न्यूज़ आती है तो मैं इसको ज़रूर करूँगा। हाँ, एक्सप्लेन सेक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा उस पर प्रेजेंटेशन बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद मतलब मान के चलिए शाम तक वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आज एक्सप्लेन सेक्शन में 2 हैं, एक नोबल प्राइज़ को लेकर के आपने देखेंगे किस तरीके से 2021 में नोबल प्राइज़ जिनको मिला था उन्होंने दोबारा एक एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग में करंट अफेयर उसको मैं PPT के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा और दूसरा इसको एक्सप्लेन सेक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में तो मैं उसको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेकंड अलर्ट इन द 4th मंथ पेनल्टी फॉर द बेटिंग एक्ट्स ऑन द टीवी OTT सेज गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मामला क्या तूल पकड़ के आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये दूसरी बार वार्निंग दी है। करंट टाइम में क्या होता है ना दोस्तों, ये जो सेटेलाइट से टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे OTTs प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार्स वगैरह हो गया और अमेजॉन प्राइम्स, मतलब ये OTTs नेटफ्लिक्स वगैरह इनको OTTs बोला जाता है। तो आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है ना कि जो बैटिंग ऐप्स वगैरह है ना ये इन सारी चीज़ों का सहारा लेने लिए अब इनसे करने के साथ साथ क्या है कि काफ़ी सारा मनी इनसिक्योरमेंट है। अब युवा पीढ़ी को कहिए या और भी सारी चीज़ों को करिए, अब आदमी देख के इन सब चीज़ों को इंस्पायर होता है और बिन सोचे समझे मनी रिस्क पे खुद पे करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों इलीगल है, इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सेकंड वार्निंग दी है, इसको थोड़ा सा दोस्तों दूसरे पेज पे ही डिटेल में इसको कवर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे लिखा है पेनल्टी फॉर द बैटिंग एक्ट्स सीज गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हो कि जैसे थोड़ा सा ये मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के नाम भी दिए हुए हैं, ऑफशोर बैटिंग प्लेटफॉर्म सच एज फेयर प्ले, पैरी मैच, बेटवे, वॉल 77, वॉल 777 एंड 1xBet। द मिनिस्ट्री साइड इन द स्टेटमेंट इशूज मंडे। मतलब कह सकते हो कि इस पे गवर्नमेंट ने कह सकते हो ये वो टाइप की है, वो टाइप मतलब जैसे आप समझिए ड्रीम 11 वगैरह आता है, आप देखते हो कभी कभार यूट्यूब चलाते होगे तो ड्रीम 11 का प्रचार आता है, किसी भी चीज़ों का प्रचार आता है, तो उसमें प्रचार आने के साथ साथ आप देखोगे कि उनका क्या होता है कि आप मतलब बैटिंग कर सकते हो। तो ये जो बैटिंग होता है ना ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा रिस्क पे तो डिपेंडेंट है। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात है, देखिए दोस्तों कुछ ऐप तो ऐसे हैं कि जिस देश में बने हैं, मतलब ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ये बने ये वहीं पे बैन किए गए। उनमें से देखिए दोस्तों ये 1xBet जो है, ये जब एशिया का क्रिकेट मैच चल रहा था ना, एशिया क्रिकेट कप चल रहा था, तो उस टाइम इसको जो है बनाया गया था। अब आप देखोगे कि इसको कई सारी कंट्रीज में बैन किया गया, इवन साथ साथ रशिया में जहाँ पे ये फाउंड हुआ है ना वहाँ पे भी बैन किया गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मतलब ये कह सकते हो कि मार्केट रिस्क पे ये डिपेंडेंट है, मतलब मनी रिस्क पे ये डिपेंडेंट है। अब दोस्तों देखिए जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हमारे प्रीलिम्स के फैक्टर से इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कि साइटिंग द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 एंड द IT रूल्स 2021, मिनिस्ट्रीज वांट दैट द सच एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट इन कंफर्मेटरी विद लॉज। मतलब वही सारी बात है कि यहाँ पे देखिए 2 एक्ट्स की बात हो रही है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और दूसरा केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और तीसरा IT रूल्स 2021 के तहत कि मिनिस्ट्री ने इनको वार्न किया है कि बगैर किसी कंफर्मेटरी लॉज के तहत आप ये सारी चीज़ों को रन नहीं कर सकते। इवन दोस्तों इन्होंने वेबसाइट का भी सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसके तहत क्या है कि ये सारा अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को अपनी जालसाजी में फंसा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने चाइनीज़ ऐप पे एक बातों को डिस्कवर किया, मतलब एक बात को डिस्कस किया था, उसमें आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से चाइनीज़ ऐप वगैरह है ना
ये क्या करती हैं कि लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं, और बदले में क्या होता है कि कोलेटरल में पैन कार्ड के दम पे इजीली लोन कर देते हैं, इतना हैवी ज़्यादा अननेसेसरी चार्ज डेबिट करते हैं कि इंसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। नतीजा क्या होता है कि करंट टाइम में आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटल के भी केसेस, एक्सीडेंट सुसाइडल के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स को ये ज़्यादातर फंसाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अपना जो है इनसे इजीली ले लेते हैं लोन वगैरह, बाद में नहीं चुका पाते हैं तो उनको फ़ोन करते हैं, घर पे आने की धमकी देते हैं, इवन मतलब बदनाम करने की धमकी देते हैं। नतीजा क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में कुछ भी कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस ट्रैप से निकलने के लिए भी गवर्नमेंट को तो ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलिए दोस्तों, एक इकॉनमी के कंटेक्स्ट की न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, प्रीलियम्स में क्या होता है ना, इकॉनमी में बेसिकली आता क्या है कि कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश हो रही है, कैसे हो रही है, उसका क्या मेन मोटिव है, वो हमारे इकॉनमी के करंट अफेयर्स के बेसिकली सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, लिखा है सितंबर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मॉडरेट बट इन द गुड शेप। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो मेन कहानी की करंट टाइम में आप देखोगे कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, मतलब पिछले मंथ के मुकाबले थोड़ा सा गिर गई है। ठीक है दोस्तों, अब गिर गई है, अब थोड़ा सा ग्लोबल टेंशन तो जल्दी हो ही रहा है, और साथ ही जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहोगे कि किस तरीके से उतार चढ़ाव आए हैं। और साथ ही आप देखोगे कि देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि कहीं ना कहीं यूके की इकॉनमी क्राइसिस भी, कभी इस बात को डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्रेजेंटेशन बना के समझाऊंगा कि यूके की इकॉनमी ग्लोबल क्राइसिस भी किस तरीके से वर्ल्ड की मार्केट में एक अपना इन्फ्लुएंस करती है। इतना याद रखना दोस्तों कि करंट टाइम में अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो लगभग 35 साल के बाद, शायद 1980 या 1985 के बाद आज इतनी ज़्यादा महंगाई है। हाँ, नतीजा क्या है कि जितना वो हद तक लुइस क्रॉस करने की कोशिश कर सकती हैं वो कर रही हैं। करंट टाइम में जो उनकी पीएम है कोशिश कर रही हैं। आप उसी को देखोगे कि आरबीआई ने अपने बेसिल पॉइंट्स को बढ़ा दिया। आरबीआई ने भी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए थोड़ा सा जो है कूटनीति को अपनाया है। अब वो अलग बात है कि वो कूटनीति जो है वो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में हमको इन्फ्लेशन रेट कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब कुछ चीज़ें होने में वक्त लगती हैं, तो अब वो देखिए अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ना, मैन्युफैक्चरिंग क्यों घट गई, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द सीजनल एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स लास्ट मंथ फेल टू 55.1 फ्रॉम 56.2 इन अगस्त। तो आप देखोगे कि मॉडरेट ही गिरा है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब फेल नहीं हुआ है। 55.1 मतलब 55.1 आया है 56.2 से, मात्र 1% का ही अंतर है, 1% गिरा है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर गया, उतना भी बात नहीं। लेकिन जो प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या है जो इसको रिपोर्ट को निकालता है। ठीक है दोस्तों, अब इस रिपोर्ट को निकालने वाला कौन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है इट इज कंपाइल्ड बाय द S&P global firm responses to the questionnaires sent to purchasing managers in a panel around 400 manufacturers। तो वही वाली बात है दोस्तों, इट इज कंपाइल्ड बाय S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल इसको बेसिकली क्या है कि रिलीज करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा एक डेटा है, डेटा के कंटेक्स्ट में आप देखिए दोस्तों, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो ग्राफ है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के कंटेक्स्ट में यहाँ पे आप बातें देखोगे दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से अगस्त 2021 से सितंबर 2022 के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जो लाल डॉट्स आप देख रहे हो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है। और सर्विसेज के कंटेक्स्ट में भी अभी उतना कोई खास मतलब सर्विस का मिला नहीं है। खैर दोस्तों, अब सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में तो अंतर है ही। ठीक है, इतना याद रखना दोस्तों, कोई भी चीज़ आप ईजाद करते हो वो बात अलग है, लेकिन किसी भी चीज़ का आप कितना हद तक लाभ लेते हो, कितना हद तक वो ग्लोबल मार्केट में फ्लरिश हुआ, वो मैथड अलग होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों इस ग्राफ को आप चाहो तो कहीं पे कोट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि इट इज़ जनरली सोर्स बाय द S&P ग्लोबल के द्वारा ये कंपाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। ठीक है, मैन्युफैक्चर की मतलब क्या कह सकते हो, इंडेक्स को बेसिकली ये पब्लिश करने वाला यही यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपने लास्ट में एडिटोरियल सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये एडिटोरियल सेक्शन में जो यहाँ पे है, ये सी राजा मोहन साहब का लिखे द्वारा है। करंट टाइम में क्या है कि दोस्तों थोड़ा सा ये पुतिन साहब के बारे में है और थोड़ा सा रशिया के इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है। देखिए दोस्तों, इतना याद रखना कि एडिटोरियल का बेसिकली पढ़ने का जो मेन मोटिव होता है ना, थोड़ा सा एक थॉट्स डेवलप करने का होता है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो अपने अंदर थोड़ा सा एक एनालाइजिंग पावर लाओ। एनालाइजिंग पावर मतलब समझते हो, एनालाइजिंग पावर का मतलब होता है दोस्तों कि है तो क्यों है। जब तक आपके अंदर खुद सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं आएगा ना, जब तक आप अपने खुद की स्ट्रेंथ को नहीं समझोगे या खुद की वीकनेस को नहीं समझोगे, किसी भी चीज़ को पढ़ना आसान काम होती है, लेकिन किसी भी चीज़ को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपने उससे सीखा क्या। अब इस एडिटोरियल के कंटेक्स्ट की देखिए दोस्तों, जो बातें हैं ना, ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, कहना ये है कि करंट टाइम में क्या है कि ये चीज़ तो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि यूक्रेन के 4 रीजन को रशिया ने एनेक्स कर लिया, लुहानिस्क, डोनेस्टेक, ज़पोरिजिया एंड खेर्सन।
अब ये 4 रीजन जो यूक्रेन के एनेक्स किए गए हैं, अब क्या कहना है रशिया का, तो ये साफ साफ कहना है कि अब ये हमारे फॉरएवर हो चुके हैं, अब ये हमारे हमेशा हैं। अब मेन मोटिव क्या था कि रिसोर्सेज गेनिंग जो थी वो यूक्रेन को कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट से इनको बहुत अच्छा था, अब रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। अब देखिए दोस्तों, जो मेन इस एडिटोरियल की कहानी है ना, इसको एनेक्स करने का मेन मोटिव क्या है, कहीं ना कहीं यूएस की हेजमनी को रशिया ने चैलेंज कर दिया। इतना याद रखना दोस्तों कि इसको एनेक्स करने का मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं नाटो के इन्फ्लुएंस को कम करने के साथ साथ आप देखोगे कि किस तरीके से यूक्रेन को प्रोवोक करने वाला कौन था, नाटो ही तो था भाई। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला था, यूएस ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, आप लड़ाई लड़िए। बाद में देखिए यूएस पीछे हट गया, नतीजा क्या हुआ, ऐसी की तैसी हो गई। दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े हुए, रशिया के भी न जाने कितने सारे सोल्जर्स मारे गए, यूक्रेन के भी न जाने कितने सारे सोल्जर्स मारे गए। नतीजा क्या हुआ, लास्ट में देखोगे कि रशिया ने न्यूक्लियर अटैक करना शुरू कर दिया। उस न्यूक्लियर अटैक के द्वारा आप देखोगे कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस में भी कितने सारे लीकेज हुए। अब हालांकि मैंने इस न्यूज को डिस्कस नहीं किया, पर लास्ट हफ्ते में ही आया नहीं था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में, नॉर्थ स्ट्रीम 1 में, नॉर्थ स्ट्रीम 2 में 4 लीकेज हुए। हाँ, अब खुद सोचिए, ये एक जियोपॉलिटिक्स में टेंशन क्रिएट हो गई है। अब टेंशन क्रिएट होने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि जो यहाँ पे मेन आपको सोच डेवलप करने को मैं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की कोशिश करना कि ये जो एनेक्स करना था ना, अब यूक्रेन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा सॉफ्ट नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद, इतने सारे ट्रूप्स लॉस्ट करने के बाद क्या रशिया जो है सॉफ्ट नेगोशिएशन करेगा? अगर उसको नेगोशिएशन करना होता तो क्या वो न्यूक्लियर अटैक करता, अब मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता? आप खुद सोचिए, इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। और दूसरी चीज आप समझने की यहाँ पे कोशिश करो, यूएस के हेजमनी को तो टक्कर दिया, नाटो को भी उन्होंने टक्कर दिया, और उसके साथ क्या है कि करंट टाइम में यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिजोल्यूशन पास हुआ, भाई परमानेंट मेंबर तो रशिया है ही, उसने एब्सटेन कर दिया, उसने जो है एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने भी क्या बोलते हैं एब्सटेन कर दिया, और साथ ही गबोन ने और ब्राजील ने और चाइना भी एब्सटेन कर दिया। भाई चाइना के साथ तो रशिया के रिलेशंस बेहतर हैं। और साथ ही आप देखोगे कि कुछ यूएस की कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यूक्रेन का फेवर किया, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने रशिया का फेवर किया। लेकिन आप खुद समझने की कोशिश करिए, जब आपका यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज ही ऐसी हैं जो आपके फेवरिटी में नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? कहीं ना कहीं तो कह सकते हो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये उसकी हेजमनी को तो रशिया ने टैकल ही कर दिया ना। हाँ, जब आपके अपने ही लोग दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं वो अलग बात है। अब आप खुद ही देखोगे, कल की मैंने इस न्यूज़ को भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसको एनेक्स करने के बाद मॉस्को में बहुत बड़ी सेरेमनी जो है पुतिन ने की, फ्राइडे में बहुत बड़ी, अभी लास्ट फ्राइडे को बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी मॉस्को में एनेक्स करने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा मतलब एक नाटो को टक्कर देने की यहाँ पे बात है। ठीक है दोस्तों, तो यही इस एडिटोरियल का सार था। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।